वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में मैं 2018 का जो क्वेश्चन पेपर आया था यूजीसी नेट का वो सॉल्व करा रहा हूं। तो ये 2018 का पेपर है जो जुलाई 2018 में आया था। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर पर हम 5 पार्ट बनाने वाले हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन है और हर पार्ट में हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पांचों की पांचों वीडियो बच्चों हम आपको हिंदी में बना रहे हैं। इसके अलावा हम इंग्लिश में वीडियो अलग से बनाएंगे क्योंकि हमने सारा का सारा कोर्स बायलिंगुअल बनाया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पेपर हम अलग अलग लैंग्वेज में सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि हिंदी वाले बच्चों के लिए हम हिंदी में जो ये पेपर है वो प्रोवाइड कराएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम इंग्लिश में प्रोवाइड कराएंगे। और बाकी का जो पूरा का पूरा वीडियो सीरीज है, यानी कि जो समझाने का तरीका वो हमारा बायलिंगुअल ही रहेगा। तो ये हिंदी में है इसलिए आप हिंदी में देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश वाला भी आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये सारी की सारी जो वीडियो हैं इनमें से कुछ वीडियो प्राइवेट भी रहेंगी और अगर आपको सारी की सारी वीडियो देखनी है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहां पर आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि देखिए 100 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 2 मार्क्स के होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अल्पकालिक अवधि में यानी कि शॉर्ट पीरियड में एकाधिकारी और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नंबर 1, कीमत सीमांत आय से अधिक होती है, कीमत सीमांत आय के बराबर होती है, कीमत सीमांत लागत से बराबर होती है और कीमत औसत लागत के बराबर होती है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। देखिए चाहे मोनोपोली हो चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेन बात यह है कि दोनों ही तरीके के मार्केट में आप देखोगे कि जो आपका कह सकते हो कि एक तरीके का जो रेवेन्यू कर्व है AR और MR, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो AR डाउनवर्ड होता है, जिसे हम आप कह सकते हो एक तरीके से प्राइस भी कह सकते हो, और जो MR होता है वो भी डाउनवर्ड होता है, जिसको कि आप क्या कह सकते हो, MR को तो MR ही कहोगे। खैर नीचे हम मात्रा लिख रहे हैं, ऊपर हम कीमत लिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें देखिए क्या पता चलेगा, एक बार आप देख लीजिएगा कि AR और MR की वजह से आप जैसे मान लीजिए ये जो AR है यानी कि प्राइस जो है वो ज्यादा होती है MR से। अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ है दिस वन, ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे कि ये हमारी E है, क्वांटिटी Q है, प्राइस P है। तो इसका मतलब मात्रा जो है मात्रा OQ है, कीमत जो है वो QP है और MR जो है जो कि MC के बराबर भी है वो EQ है। तो इससे पता चलता है कि मोनोपोली हो चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, दोनों ही केसेस में जो प्राइस है वो हमेशा MR से बराबर तो होता है, यानी कि जो कीमत है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे, सीमांत आय से, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर A है वो बिल्कुल सही है, यानी कि कीमत सीमांत आय से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का A लिख देता हूं मैं यहां पे, तो ये हमारा सही आंसर माना जाएगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है। पहले आपके लिए पे ऑफ मैट्रिक्स बना लेता हूं। ठीक है, ये पे ऑफ मैट्रिक्स बन गई है। इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो विज्ञापन करना और दूसरा है विज्ञापन नहीं करना। इसी तरीके से इसके पास भी 2 ऑप्शन है, विज्ञापन करना और यहां पर है विज्ञापन नहीं करना, ठीक है जी। ये A की रणनीति है, ये B की रणनीति है। तो बच्चों ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या A की रणनीति प्रबल है, B की रणनीति प्रबल रणनीति है, मतलब A की रणनीति प्रबल नहीं है। सही बताना है आपको कौन सा सही है। तो बच्चों प्रबल रणनीति क्या होती है पहले मैं वो बता देता हूं। प्रबल रणनीति का मतलब है कि मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा
चाहे बी एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे, तो उसको कहेंगे प्रबल रणनीति। यानी कि मेरी रणनीति अगर दूसरे की रणनीति पर डिपेंड करती है तो मेरी रणनीति प्रबल नहीं कहलाएगी। आप कह सकते हो डोमिनेट स्ट्रेटेजी नहीं कहलाएगी। डोमिनेट स्ट्रेटेजी कब कहलाएगी? जब मेरी मर्जी, मैं अगर विज्ञापन करूंगा तो विज्ञापन करूंगा, चाहे दूसरा विज्ञापन करे या ना करे, मेरी स्ट्रेटेजी उसकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड नहीं करती है। तो देखते हैं प्रबल स्ट्रेटेजी है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए ये विज्ञापन करता है, पहले हम एक ही बात कर रहे हैं, तो अगर वो विज्ञापन करता है तो उसे, अगर वो विज्ञापन करता है, देखिए इसमें से ये ऑप्शन उसके पास आ रहा है 11/6/16/0 7/9 और 20/2 का। तो इस पूरी स्ट्रेटेजी में अगर मान लीजिए बी विज्ञापन करता है, मान लीजिए बी विज्ञापन करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ए के पास में दो ऑप्शन है कि या तो वो विज्ञापन करे या वो विज्ञापन ना करे। तो इस स्थिति में वो विज्ञापन इसको चुनेगा, विज्ञापन करने को चुनेगा, ठीक है। और अगर बी विज्ञापन नहीं करता है तो वो इसको चुनेगा। मतलब अगर बी विज्ञापन करता है तो वो इसको चुनेगा, और बी अगर विज्ञापन नहीं करता तो वो इसको चुनेगा। मतलब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग का चुनाव कर रहा है। तो इसलिए एक ही स्ट्रेटेजी डोमिनेट नहीं है। बी की बात करते हैं। अगर मान लीजिए बी विज्ञापन करता है तो ए विज्ञापन करता है तो उसको 6 मिलेगा, और नहीं करता तो वो 9 मिलेगा। इसका मतलब इस केस में विज्ञापन करना ही उसके लिए बेटर है। ओके, यानी कि अगर वो विज्ञापन करता है तो उसको 9 का प्रॉफिट होगा। और इस केस में तो देखिए यहाँ पे 16, एक मिनट मैंने कुछ गलत लिख दिया सर, 16 नहीं 16/2 है। ओके, तो इसका मतलब वो हर परिस्थिति में, क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम ही है, तो वो क्या करेगा, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो वो इसी का चुनाव करेगा। यानी कि वो विज्ञापन करने का ही चुनाव करेगा। यानी कि वो जो बी है वो विज्ञापन करेगा, क्योंकि विज्ञापन नहीं करने पर देखिए उस दोनों ही परिस्थिति में उसका प्रॉफिट कम आ रहा है, जबकि इसके लिए ऐसा नहीं है, तो वो हर परिस्थिति में विज्ञापन करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे ए विज्ञापन करे चाहे ए विज्ञापन ना करे, बी को तो विज्ञापन ही करना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी जो ये वाली स्ट्रेटेजी है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को चूज करेगा, लेकिन वो चूज तो करेगा केवल विज्ञापन करने को ही। इसका मतलब ए की स्ट्रेटेजी डोमिनेंट नहीं है, ए वाला पॉइंट ठीक है, बी की स्ट्रेटेजी डोमिनेंट है। और नैश संतुलन की बात करें तो अगर मान लीजिए बी विज्ञापन करता है तो डेफिनेटली ए भी विज्ञापन करेगा, और इस स्थिति में जो नैश इक्विलिब्रियम हो जाएगा, नाश का संतुलन मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां से हटने की प्रवृत्ति किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि यहां से अगर कोई भी हटता है तो किसी एक को नुकसान होना तय है दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए। तो इस स्थिति में बने रहना ही नैश इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो ए सही है, बी सही है और सी सही है। तो इसका मतलब ए बी सी सही का मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो परफेक्ट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अल्पाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। मतलब अल्पाधिकार में क्रूनों का नैश इक्विलिब्रियम होता है, बिल्कुल नैश इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि जब क्रूनों का इक्विलिब्रियम होता है तो एक फर्म जो है 1/3 उत्पादन करती है, दूसरी फर्म 1/3 उत्पादन कर देती है, और जो संतुलन की स्थिति में 2/3 उत्पादन होता है, और खेल की समाप्ति हो जाती है 2/3 पर। ठीक है बच्चों, यानी कि जहां पर खेल की समाप्ति हो जाए वहां पर आप कह सकते हो कि नैश इक्विलिब्रियम हो रहा है। स्टेबल वर्ग का भी नैश इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि स्टेबल वर्ग में जो लीडर फर्म होती है वो 1/2 आउटपुट कर रही होती है, जो फॉलोअर फर्म है वो 1/4 आउटपुट कर रही होती है, अल्टीमेटली 3/4 आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि नैश इक्विलिब्रियम दोनों ही कंडीशन में मिल रहा है, इसलिए इस केस में आपका जो पॉइंट नंबर सी है वो सही माना जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जब आप इनको हमारी वीडियो में देखेंगे तो आपको सारा का सारा आंसर जो है वो डिटेल में मिलेगा, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो कोर्स है हमारा जिसको हमने सारी की सारी वीडियो बच्चों हमने ऑलरेडी आप बच्चों के लिए बनाई हुई हैं, और आप इनका फायदा उठाइए। देखिए कुछ लैंग्वेज तो हमारी वहाँ पे बायलैंग्वेज ही है, जो हमने अभी बनाई है वीडियो, अभी हम हिंदी में शुद्ध हिंदी में अभी नहीं बनाई है, हो सकता है जब आप वीडियो देखें तब हम बना भी दें, लेकिन फिलहाल तो ये है कि बच्चों हम क्वेश्चन आपको हिंदी में इसलिए सॉल्व करा रहे हैं ताकि आप कंसेप्ट को अच्छी तरीके से अपना ग्रैप अप कर सको। ठीक है, और क्योंकि पेपर तो आपको हिंदी में देना होगा, वीडियो देख के तो आप कंसेप्ट को इंग्लिश में समझ ही सकते हो। इतना तो आप इस लेवल पे आ रहे हो तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में सबको आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं बच्चों। 4 में क्या किया हुआ है, हमें 4 चीजें दी हुई है ABCD, और नाम दिए हुए हैं अर्थशास्त्रियों के, आपको बताना है कौन सा नियम किसका बनाया है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रायोगिक अवशेष का सिद्धांत, ये यानी कि ये जो थ्योरी है, ये जो थ्योरी है प्रायोगिक अवशेष सिद्धांत की, ये क्लार्क की है। उन्होंने बताया था कि जो भी सरप्लस मिलता है प्रॉफिट के रूप में केवल डायनामिक इकोनॉमी में मिलता है। तो ये शुम्पीटर की थ्योरी है, सॉरी क्लार्क की थ्योरी है।
ठीक है। इसके अलावा नवप्रवर्तन के लिए पुरस्कार, यानी कि नवप्रवर्तन, जो नवप्रवर्तन का मतलब है कि आप कह सकते हो मतलब ये जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, अच्छा 2 का हमने नहीं बताया, पहले हम 2 का भी लिख देते हैं एक बार यहाँ पे। 2 का जो आंसर है, 2 का जो आंसर था हमारा, 2 का डी सही था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और 3 के लिए हमारा जो सही आंसर था वो था सी। अब हम 4th की बात कर रहे हैं। 4th में देखिए ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, और 1 2 3 और 4, ठीक है। तो हमें यह समझना है कि सबसे पहले जो प्रोबेबिलिक अधिशेष के रूप में लाभ, ये हमें बताया था क्लार्क ने। किसने बताया था बच्चों? क्लार्क ने, ठीक है। यानी कि ए के नीचे मैं लिख देता हूं 4। उसी तरीके से हमें जो बनाया नवप्रवर्तन लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत, आप वीडियो में देखिए, लाभ के ऊपर हमने ऑलरेडी 10 थ्योरी बना रखी है। बी के ऊपर जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है, सुम्पीटर ने ये बनाया था, यानी कि बी का 1, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी अनिश्चितता वहन करने का सिद्धांत है, अनिश्चितता लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत, ये नाइट का है। यानी कि उन्होंने बताया था कि जोखिम 2 तरीके के होते हैं, एक जिसका इंश्योरेंस किया जा सकता है, दूसरा जो इसका इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस तरीके की पूरी थ्योरी है। तो जिसका इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता उसके बदले जो रिस्क लेता है एंटरप्रेन्योर, उसके बदले उसे लाभ मिलता है। तो ये जो सी है, ये क्या था, अच्छा सॉरी, ए के लिए था, ए का 4 था, और सी के लिए जो सही आंसर है वो 3 ही है, ठीक है। इसके अलावा जो उत्पादक को प्राप्त एकाधिकारी शक्ति, तो बच्चों एकाधिकारी शक्ति कैलकरी की है। इसके अलावा कैलकरी के अलावा और भी कई सारे अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, लर्नर है, और भी कई हैं जिन्होंने एकाधिकारी शक्ति के रूप में माना। तो कैलकरी इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब जो सबसे सही आंसर है वो है बी, तो मैं यहां लिख देता हूं बी, ठीक है। यानी कि जो डी है उसके लिए सबसे सही चुनाव होगा वो होगा हमारा सेकंड। तो 4th 1 3 सेकंड, ये हमें दिया हुआ है 4 1 3 सेकंड बी के रूप में, तो ये हमने बी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल सा है, कह रहा है जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर हो तो औसत लागत का ढाल क्या होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये है AC और ये है MC। देखिए जब ये काट रहा है इस पॉइंट पर, तो ये स्लोप क्या है इसका, ये स्लोप डाल दिया हमने बिल्कुल सीधा, ठीक है। इसका मतलब ये जो स्लोप होता है, स्लोप, इस स्लोप की वैल्यू यहां पे 0 है। अब याद रखिएगा ये स्लोप जो है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे जो स्लोप होगा वो बिल्कुल 0 के बराबर होगा। इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसका मतलब 5th का जो सही आंसर है 0, यानी कि 5th का सी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो भी हम देखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है एक उत्पादन फलन दिया हुआ है, जो कि आप कह सकते हो उत्पादन फलन है, इस तरीके से लिखा हुआ है। LB अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारा उत्पादन फलन है बच्चों, ठीक है। काप डगलस का उत्पादन फलन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि संगमता की कोटि 1 ऐसा नहीं है, प्रतिस्थापन की लोच अल्फा प्लस बीटा के समान है बल्कि 1 के समान होती है, ठीक है। पूंजी के प्रति उत्पादन लोच अल्फा है, ये सही है। देखिए ये जो है ना, ये वाला, ये आपको पूंजी की लोच बताता है, और ये जो है ये वाला, यानी कि ये हमें बताता है श्रम के प्रति उत्पादन लोच। मतलब ये बताता है हमें कि अगर हम 1% श्रम को बढ़ाते हैं तो उससे उत्पादन कितना बढ़ेगा, और ये बताता है कि 1% पूंजी बढ़ाते हैं तो उससे उत्पादन कितना बढ़ेगा। तो छठे में जो सबसे सही आंसर है बच्चों वो सी है। 7वें क्वेश्चन की बात कर देते हैं। जब व्यक्ति के बीच करार के पश्चात सूचना असीमितता पाई जाती है तो इसे क्या कहते हैं। बच्चों देखिए जो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, सूचना असमितता, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मतलब जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो 2 तरीके की चीजें हैं, एक तो है कि ट्रांजैक्शन होने से पहले, और दूसरा होता है ट्रांजैक्शन के बाद। ट्रांजैक्शन होने से पहले जो प्रॉब्लम होती है उसे हम लेमन प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, यानी कि हमें नहीं पता कि अच्छा कौन है खराब कौन है, ठीक है, ये समस्या हमारे सामने आती है।
जैसे मान लीजिए एक बैंक को लोन देना है तो उसको नहीं पता कि अच्छा लोन पेयर कौन है और खराब लोन पेयर कौन है, ठीक है। तो बैंक जो है वो नॉर्मली हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। अगर बैंक के पास सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती तो हो सकता है कि जिस जो अच्छी क्रेडिट वर्थ वाला व्यक्ति है उससे कम ब्याज देती और जो खराब वर्थ का व्यक्ति है उससे ज़्यादा ब्याज देती। लेकिन क्योंकि उसको पता नहीं है इसलिए वो नॉर्मली हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। इसी तरीके से ट्रांजैक्शन जब हो जाता है तो उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं मॉरल हैजर्ड। तो इस केस में नैतिक खतरे जो लिखा हुआ है 7 का बी वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी कि ट्रांजैक्शन के बाद जो होता है वो नैतिक खतरे होता है, यानी कि जिसने आपको जिसको आपने लोन दिया हो सकता है कि वो आपका उस तरीके से यूज ना करे पैसे का जितना वो करता अगर आप उसको सही तरीके से उसको देते, तब आपको सही तरीके से यूटिलाइज करता। ठीक है बच्चों, तो 8th की बात कर लेते हैं। 8th कह रहा है कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं यहां पे डायग्राम क्या है। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, हालांकि इंडिफरेंस कर्व नहीं बताया पर इंडिफरेंस कर्व है, और बी पॉइंट दिया हुआ है इससे ऊपर। तो गुड्स कैसी है बच्चों, मैं बता देता हूं आपको। बी यहां पे मैं लिख लेता हूं बिल्कुल, और बी मैं यहां लिख लेता हूं। कंसेप्ट आपको बता देता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं यहां बता देता हूं आप बच्चों को। हाँ देखिए, बी जो है, अगर बी जो है मतलब हम प्राइस इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर बी ऊपर आता है तो ये गिफन गुड्स है, और अगर बी नीचे आता है तो ये नॉर्मल गुड्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर ऐसे देखिएगा यहां से, ठीक है, और ये हमारी, चलिए इलेक्ट्रिसिटी की बात हम नहीं कर रहे, खैर ये आपको कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, इसलिए हम आपको यही बता देते हैं कि यहां पर अगर बी है तो नॉर्मल है, यानी कि इससे ऊपर अगर है, ये मैं एक लाइन ले लेता हूं, ठीक है, ये वाली लाइन इससे ऊपर, तो इसके नीचे तक आप कह सकते हो गुड्स नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर अगर कोई चला जाता है पॉइंट, तो इसका मतलब ये गुड्स जो है वो गिफन गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हम इस बात की बात करें तो इसमें गुड्स जो है वो गिफन वस्तु है, यानी कि 8वें का सी पॉइंट जो है वो सही माना जाएगा। 9वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम मांग फलन है। अरे प्रतिलोम मतलब आप कह सकते हो, प्रतिलोम मतलब होता है डेरी, मतलब प्रतिलोम मांग वक्री होता है, खैर उल्टा मांग वक्र होता है मतलब इसका, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है मैं आपको बता देता हूं, इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। तो ए क्वेश्चन को, ए में जो हमें लिखा हुआ है कि जब हम ऐसे लिखते हैं इन्वर्टेड डिमांड फंक्शन, इस तरीके से लिखते हैं, ओके बच्चों। तो इसका मतलब ये हमारा जो 9 है, 9 का ए सही है। अब हम बात करते हैं 10वें की। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्री का पहला मूल सिद्धांत अपेक्षित है। देखिए 2 सिद्धांत हैं, एक तो है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बोलते हैं हम एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी को बोलते हैं हम कुशलता, हाँ ठीक है। और एक होती है फेयरनेस, न्याय संगता, ठीक है। ये 2 मूल प्रिंसिपल्स हैं वेलफेयर इकोनॉमी के, एक तो है एफिशिएंसी, दूसरा है फेयरनेस। ये 2 बातें आप याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से देखें तो प्रत्येक वस्तु के लिए बाजार कौशल है, बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था उपयोगिता संभावना वक्र पर कार्यशील हो, ये जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी इकोनॉमी पीपीसी पे काम करेगी तभी तो वो बता रही कि वो एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारी ये भी कंडीशन आप याद रखिएगा, MRS XY, और यानी कि ए कंज्यूमर की, और MRS मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, MRS XY बी कंज्यूमर की, ए कंज्यूमर की, बी कंज्यूमर की, और MRT जो है L के, ये सब बराबर होना चाहिए एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा उत्पादक और उपभोक्ता कीमत स्वीकारक होती है, ये भी सही है। तो इसका मतलब 10वें का जो डी ऑप्शन है वो सही माना जाएगा, ठीक है। वेलफेयर में 2 मूल प्रिंसिपल हैं बच्चों, एक इफेक्टिवनेस, एक एफिशिएंसी होती है, दूसरा फेयरनेस होता है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आपको डिटेल अगर इस वीडियो की पढ़नी है तो आप हमारे पब्लिक फाइनेंस में, ये सारा का सारा चैप्टर है हमारा पूरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के नाम से, उसमें आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये विषय वस्तु जो है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की है, वेलफेयर। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11वें की। 11वें क्वेश्चन में तो ये यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर था वो है हमारा डी, ठीक है, लिख दिया। 11वें की बात कर लेते हैं बच्चों।
कह रहा है जब वांछित निवेश की तुलना में वास्तविक निवेश आधिक्य के कारण, मैं मिटा देता हूं पहले ये। तो बच्चों बहुत मेहनत लगती है भाई एक वीडियो बनाने में, प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि वीडियो अगर आप लाइक करेंगे, मतलब मेरा जो टारगेट है वो इस वीडियो के लिए मात्र 1000 व्यू का है। अगर 1000 व्यू आ जाएंगे इस पूरे की वीडियो पे, तब मैं आपको दूसरी वीडियो जो है वो रिलीज कर दूंगा, इसका जो यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक का, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को व्यू करें, आप इसे देखें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, ठीक है, उनको भी इसका फायदा होगा। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जो बेसिक है वो तो इंक्रीज होगा, आपको पता भी रहेगा कि आप कितना कर पाओगे, कितना नहीं कर पाओगे। तो बच्चों जब वांछित निवेश की तुलना में वास्तविक निवेश, डिजायरेबल इन्वेस्टमेंट की तुलना में जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो अधिक के होता है, तो व्यापार चक्र सर्जित होता है। यह सिद्धांत में किसका है? देखिए ये जो सिद्धांत है मैं आपको बता देता हूं, हायर का है। हायर ने एक वर्ड यूज किया था जिसको हम बोलते हैं आई स्टार, जिसको उन्होंने कहा नेचुरल इंटरेस्ट रेट, प्राकृतिक इंटरेस्ट रेट, प्राकृतिक ब्याज दर, ठीक है। प्राकृतिक ब्याज दर पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, यानी कि जो रियल इन्वेस्टमेंट होता है और डिजायर इन्वेस्टमेंट दोनों के दोनों बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रेट इससे अलग हो जाता है तब जाके उतार चढ़ाव आते हैं। तो ये हायर का विचार है, हायर की थ्योरी है, हमने ऑलरेडी ये थ्योरी पढ़ाई हुई है बच्चों। आप हमारे जो बिजनेस साइकिल वाला चैप्टर है वहां जाके इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं। वहां पर हमने इस हायर की थ्योरी के साथ साथ आपको सन स्पॉट्स थ्योरी, सूर्य के धब्बे का सिद्धांत भी कराया हुआ है, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल भी कराई हुई है और हायर, इन तीनों की थ्योरी हमने एक साथ उस वीडियो में कराई हुई है। तो 11 का जो आंसर है वो 20 बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वें पे आ जाते हैं बच्चों। 12वां कह रहा है निम्नलिखित में से किस कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तरलता जाल के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं एक बार आपको तरलता जाल का कंसेप्ट बता देता हूं बच्चों। तरलता जाल क्या होता है? मान लीजिए ये ब्याज दर है, ठीक है, यहां पे हम लिख देते मुद्रा की मांग। तो ब्याज दर गिरते 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 मुद्रा की मांग में कमी आएगी, ठीक है, सॉरी मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी। लेकिन एक समय के बाद जो पूरी की पूरी पैसे को आप लिक्विड रखना शुरू कर देते हो तो इसको हम बोलते हैं एल। तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी डिमांड थ्योरी, यानी कि ये हमारी जो है ये मुद्रा की मांग का है। तो इसके बारे में कौन सा सही है? नंबर 1, तरलता जाल वह स्थिति है जिसमें लोग मुद्रा को निवेश करने की बजाय अपने पास रखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें लोग क्या करेंगे? मुद्रा को अपने पास रखना सही करेंगे, तो जो 1 है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि तरलता अधिमान वह स्थिति है जिसमें लोग मुद्रा को अपने पास रखने की बजाय निवेश करना पसंद करेंगे, नहीं बिल्कुल गलत है। तरलता अभाव का मतलब है जहां पर लिक्विडिटी क्रंच होता है। देखिए ये वाली स्थिति लिक्विडिटी क्रंच की है। एक समय पर अगर ब्याज की दर बहुत ऊंची हो जाए तो इस तरीके का कर्व भी बन सकता है, लिक्विडिटी क्रंच बोलते हैं इसको। यानी कि ब्याज दर इतनी ऊंची हो गई है कि मार्केट में लिक्विडिटी गायब हो गई है। तरलता अभाव वह स्थिति है जिसमें मुद्रा बाजार में मुद्रा की अल्प आपूर्ति होती है, बिल्कुल सही है। और साख अभाव वह स्थिति है जिसमें ऋण बाजार में मुद्रा की अल्प आपूर्ति होती है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1, 3 और 4 सही है। तो इसका मतलब आपका जो 1, 4, 3 का मतलब बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि मुद्रास्फीति में मेन्यू कॉस्ट का क्या मतलब है? मेन्यू लागत, मेन्यू कॉस्ट। देखिए अगर आपने इन्फ्लेशन वाला चैप्टर हमारा पढ़ा होगा, हमने ये भी करवाया हुआ है बच्चों। उसमें इन्फ्लेशन कॉस्ट में जब हमने आपको बताया 2 तरीके की इन्फ्लेशन कॉस्ट होती है। सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन की बात की, चैप्टर का टॉपिक है सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें हमने आपको बताया परफेक्टली एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। अब देखिए इतनी हिंदी मुझे नहीं आती है, प्लीज माफ कीजिएगा इसके लिए। परफेक्टली एंटिसिपेटेड का मतलब होता है पूरी तरीके से जिसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो उसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट होती हैं, ठीक है, जिसमें सूल अदर कॉस्ट है, जिसमें से मेन्यू कॉस्ट है। तो मेन्यू कॉस्ट का मतलब है जब इन्फ्लेशन होती है तो बार बार वो कैटलॉग चेंज करनी पड़ती है, यानी कि कीमत सूची में परिवर्तन करने की लागत। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं बच्चों। फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। बच्चों फ्रीडमैन ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा का मांग सिद्धांत का, अगर आप हमारा एक चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, पूरा चैप्टर है, उसमें आपको फ्रीडमैन के ऊपर पूरा का पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने बताया था कि कई ऐसे कारण हैं जिसमें मानवीय कारण और गैर मानवीय कारण हैं जो मुद्रा की मांग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बॉन्ड का,
इसके अलावा डिवेंचर का परमानेंट इनकम होती है, ठीक है, और भी कई तरीके के ऐसे फैक्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर हैं जो उन्होंने बताए जो मुद्रा की मांग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो 14 का बी पॉइंट है वो बिल्कुल सही माना जाएगा बच्चों। अब एक बार ये वाला थ्योरी पढ़ लीजिएगा, आपको मैंने बता दिया आपको कहां मिल जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। मैं वीडियो नंबर बच्चों इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको क्योंकि वीडियो नंबर बदलते रहते हैं। गिल्ड एज्ड बाजार, देखिए मैंने ये वाला टॉपिक आपको नहीं कराया है, मैं मानता हूं इस बात को, और इसके ऊपर मैं तुरंत ये वीडियो बनाने वाला हूं। मनी मार्केट में आपको ये मिल जाएगा। गिल्ड एज्ड मार्केट का मतलब होता है सरकारी प्रतिभूति बाजार, जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती और बेचती है, जैसे ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स, ये सब जो होते हैं ये गिल्ड मार्केट कहलाता है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, हालांकि वीडियो बहुत छोटी सी होगी लेकिन ये वीडियो आपको मिल जाएगी। मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर, सॉरी जो मनी एंड बैंकिंग का यूनिट है उसमें मनी मार्केट के अंदर आपको ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 15 का सी, ये सही माना जाएगा। 15 का सी, ठीक है। 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक होगा मुद्रास्फीति पे। तो बच्चों देखिए, जब सरकार सरकारी ऋण का भुगतान करती है तो पेमेंट इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर जब जनता से पैसा लेती है तो भी इतना असर नहीं पड़ता, बैंकों से लेती है तो भी इतना पैसा नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा मार्केट का ही होता है, मार्केट में ही चला जाता है, नया पैसा मार्केट में आता नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट जो है वो नई मुद्रा जारी करती है, जब वो डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज करती है, जिसे हम हीनार्थ प्रबंधन बोलते हैं, तो उस केस में ये वाली प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती है। यानी कि जो 16 का डी पॉइंट है वो इसका आंसर है। 17 क्वेश्चन है बच्चों, जो हमारी एक सुविधा होती है मार्जिनल, सॉरी इसमें हिंदी में बोल देते हैं सीमांत स्थायी सुविधा, ठीक है, मार्जिनल आप कह सकते हो परमानेंट फैसिलिटीज, एमएसपी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है मार्जिनल स्थायी सुविधा के अंतर्गत कि ये भी एक तरीके की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज की तरह ही है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा जो है वो तरलता समायोजन सुविधा की तर्ज पर इसका भाग है, मतलब नहीं ऐसा तो है नहीं बच्चों, ठीक है, इसका भाग नहीं है, अलग है ये उससे। सीमांत स्थायी सुविधा रेपो रेट से अधिक महंगी होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेपो रेट तो आरबीआई डिसाइड कर ही देती है, उसके ऊपर जो पैसा चाहिए होता है वो इस पे मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये शॉर्ट पीरियड के लिए लोन होता है और केवल लास्ट रिजॉर्ट के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो इसका मतलब जो 2, 3, 4 है वो सारे के सारे पॉइंट सही हैं, तो आपका जो ए है वो सही माना जाएगा। 18 पे आ जाते हैं बच्चों। देखिए, भुगतान संतुलन अब विश्लेषण का अवशोषण उपागमन प्रतिपादन, देखिए ये किया है सिडनी अलेक्जेंडर ने। पूरी की पूरी थ्योरी के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है बच्चों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारी वीडियो में होंगे, ठीक है। जैसे कि जो नहीं भी होगा, मान लीजिए जैसे 15 क्वेश्चन नहीं है उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। 17 क्वेश्चन भी आपको मनी मार्केट वाले चैप्टर में मिल जाएगा, जो मनी और बैंकिंग के अंदर है। ये वाला चैप्टर है ये आपको इंटरनेशनल ट्रेड में मिल जाएगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का नाम होगा उसके अंतर्गत, जिसमें हमने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है कि उनका ये मानना था कि भाई जो मतलब देखिए मैं आपको समझाता हूँ पूरी थ्योरी क्या है उनकी थ्योरी ये कहती है कि अगर एक देश अपने घाटे को पूरा करने के लिए डीवैल्यूएशन करता है तो हर परिस्थिति में डीवैल्यूएशन उस देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को खत्म नहीं कर सकता। तो उसको उन्होंने समझाने की कोशिश की, और ये सिडनी अलेक्जेंडर की थ्योरी है। अब एक बार जरूर देख लीजिएगा 18 का सी। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि ये थ्योरी आपको हमारी वीडियो में कहां कहां मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं बच्चों। 19 में भुगतान संतुलन के ऊपर पूछा गया है क्वेश्चन, मैं आपको यहीं समझा देता हूं। देखिए, भुगतान दो तरीके दो अकाउंट होते हैं, एक तो होता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता, ठीक है। अगर हम बात करें, एक तो होता है जिससे पैसा जाता है, एक पैसा आता है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर पैसा इन हुआ तो आप उसे क्रेडिट में लिख देना, और पैसा आउट गया तो आप उसे डेबिट में कर देना, ठीक है। चालू खाते में आती हैं क्या क्या चीजें, गुड्स सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर, वस्तु सेवाएं और एक पक्षीय अंतरण। और पूंजी खाते में आते हैं जो कैपिटल ट्रांसफर होते हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं का आयात करने से पैसा आएगा कि जाएगा, डेफिनेटली पैसा चला जाएगा, तो ये चालू खाते के डेबिट साइड में आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अंतरण प्राप्ति जो है वो चालू खाते में आएगी और क्रेडिट साइड में आएगी, ये भी सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पूंजी खाते में आएगा, और ये प्राप्ति हुई है तो क्रेडिट साइड में आएगा। पोर्टफोलियो निवेश जो है वो पूंजी खाते में आता है, तो यहां पे चालू खाता लिखा हुआ है, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत माना जाएगा, इसलिए
19 का डी जो है वो हमारा पॉइंट है, 19 का डी वो गलत है, मतलब 19 का डी सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। 20 क्वेश्चन है प्रेसिव सिंगर। प्रेसिव सिंगर जो है वो किससे संबंधित है बच्चों? प्रेसिव सिंगर का जो अप्रोच है, देखिए ये भी हमारी पूरी थ्योरी पे, आप बिजनेस, आप एक चैप्टर है टर्म ऑफ ट्रेड, वहां पे आप जाइए, वहां पर आपको इंटरनेशनल ट्रेड में टर्म ऑफ ट्रेड चैप्टर मिलेगा, वहां पर आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी मिलेगी। उनका ये थ्योरी कहती है सिंपल तरीके से प्रेसिव सिंगर की, कि अल्प विकसित देशों को ट्रेड करने से फायदा होता है, उनका जो आप कह सकते हो टर्म ऑफ ट्रेड है वो हमेशा नेगेटिव बनी रहती है। इसकी वजह यह है कि जो विकासशील देश होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं, वो नॉर्मली ऐसी गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं जो फूड से बनी होती है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, जिनकी डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होती है। तो इसका मतलब इसका जो बी है, बी 20 का बी, वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए, आपको फायदा होगा। तो बच्चों इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि ये सारे के सारे वीडियो का जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारी कोर्स के अंदर मिल जाएगा। तो आप हमारा कोर्स में को विजिट कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा, आपको एग्जाम की तैयारी में भी फायदा होगा, अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको फायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।